दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। ये धमाकेदार फिल्म एक्शन और इमोशंस से भरपूर है जो कि आप लोगों को काफी पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में वाइकिंग्स युग का डेनमार्क दिखाया जाता है, जहाँ पहाड़ी के ऊपर एक विशाल दैत्य अपने छोटे बच्चे ट्रॉल के साथ खेल रहा होता है। इसी दौरान डेनमार्क कबीले का सरदार अपने आदमियों के साथ घोड़े पर सवार होकर उस दैत्य को मारने के लिए पहाड़ी की ओर आने लगता है। ऊंचा कद होने की वजह से दैत्य को वो लोग दूर से ही दिख जाते हैं, इसलिए अपने बच्चे को बचाने के लिए वो उसे उठाकर पहाड़ी के किनारे की तरफ भागता है और वहाँ पहाड़ी की ढलान पर उसे छिपा देता है। पर इतनी देर में सरदार और उसके आदमी वहाँ पहुंचकर उसे घेर लेते हैं। हालांकि दानव उन पर हमला करने की बजाय उन्हें डराने लगता है ताकि वो लोग लौट जाएं, लेकिन वो लोग लौटने की बजाय दानव पर तीर, भाले और जलती हुई मशाल से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। इससे दानव का संतुलन बिगड़ जाता है और वो उस ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। दैत्य का बच्चा ट्रॉल छिपकर ये सब देख रहा होता है। इसी दौरान सरदार जब पहाड़ी के किनारे आकर अपना नकाब उतारकर नीचे झांकता है तो उसे वहाँ दैत्य का डरा सहमा बच्चा दिखता है। सरदार उसे भी मारना चाहता है, हालांकि बच्चा होने के नाते वो उसे छोड़ देता है और इस बारे में बिना अपने साथियों को कुछ बताए ही वहाँ से वापस लौट जाता है। इधर छोटा ट्रोल पहाड़ी से नीचे उतरता है, जहाँ समुंदर के किनारे उसे उसके बाप की लाश दिखती है। लाश को चील कौवों से बचाने के लिए वो उसे खींचने की कोशिश करता है, पर वो उस भारी भरकम लाश को हिला भी नहीं पाता। आखिरकार मजबूर होकर वो तलवार से लाश को कई टुकड़ों में काटकर उसे पहाड़ी के नीचे बनी हुई गुफा में रख देता है और खुद वहीं रहने लगता है। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और ट्रोल बड़ा हो जाता है। हालांकि इतने सालों में अपने पिता का कटा हुआ सिर देखकर वो हर रोज उन्हें याद करते हुए रोया करता है। अगले सीन में वहां से कुछ दूरी पर डेनमार्क के वाइकिंग लोगों का कबीला दिखाया जाता है, जहां उनका पुजारी एक शराब खाने के उद्घाटन का धार्मिक अनुष्ठान करते हुए सरदार से कहता है अब ये शराब खाना इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर रात होने पर जब कुछ वाइकिंग योद्धा शराब खाने में जश्न मना रहे होते हैं, तभी ट्रोल इस शराब खाने के बाहर आता है और बाहर पहरेदारी कर रहे वाइकिंग सैनिक के सिर पर हाथ मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो खुद शराब खाने के अंदर घुस जाता है। अगले सीन में सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जब सरदार अपने एक आदमी के साथ शराब खाने के अंदर आता है तो अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रात में उस शराब खाने में रुके वाइकिंग्स नौजवानों की बुरी तरह हत्या हो चुकी होती है। सरदार अपने सेनापति से पूछता है जब ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? सेनापति कहता है मैं कबीले में था, पर हमारे कुछ नौजवान सैनिक रात में शराब पीकर यहीं सो गए थे और मुझे ये नहीं पता कि इन्हें इतनी बेरहमी से किसने मारा। हालांकि कोई भी महिला या बुजुर्ग आदमी नहीं मारा गया है। ये सुनकर सरदार चिंता में पड़ जाता है। अगले सीन में ग्रीनलैंड के कुछ वाइकिंग्स योद्धाओं को दिखाया जाता है। इनके नेता का नाम लियो होता है और वो एक मशहूर वाइकिंग योद्धा होता है। ये लोग हमेशा की तरह इस बार भी नाव पर सवार होकर लूट मार करने निकलते हैं, पर यात्रा के दौरान ठंड बढ़ जाने की वजह से ये लोग डेनमार्क के करीब पहुंचकर रुक जाते हैं। उधर होश में आने पर पहरेदार सैनिक सरदार को बता देता है कि शराब खाने में वाइकिंग्स लड़ाकों को मारने से पहले ट्रोल ने उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था। ये जानने के बाद सरदार रात में अपने उस पहरेदार सैनिक को लेकर पहाड़ी के पास जाता है और ट्रोल को ललकारते हुए पुकारने लगता है। हालांकि ट्रोल को ललकारते ललकारते वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, ट्रोल पीछे से आकर उसके पहरेदार सैनिक के सिर पर फिर से जोरदार हाथ मारता है, जिससे पहरेदार दोबारा बेहोश हो जाता है। दूर खड़ा सरदार जब ये सब देखता है तो वो तलवार लेकर ट्रोल की ओर दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही ट्रोल वहां से भाग जाता है। सरदार के समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ट्रोल ने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की और आखिर वो हर बार पहरेदार सैनिक को जिंदा क्यों छोड़ दे रहा है। अगली सुबह सरदार की पत्नी उससे कहती है हमारे कई वाइकिंग लड़ाके मारे गए हैं, अब उनकी विधवाओं का क्या होगा? अगर इस तरह यहाँ के सभी वाइकिंग मर्द मारे गए तो यहाँ सिर्फ विधवा औरतें ही रह जाएंगी। सरदार के पास उसकी इन बातों का ना तो कोई जवाब होता है और ना ही समस्या का कोई समाधान, इसलिए शर्मिंदगी की वजह से वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। यहाँ से सरदार की पत्नी कबीले से बाहर की पहाड़ी में अकेली रहने वाली एलिना के पास जाती है और उससे कहती है तुम आने वाली मौत को देख लेती हो, मुझे बताओ कि क्या मेरा पति भी ऐसे ही मारा जाएगा? एलिना कहती है वैसे तो तुम सभी ने मुझे बदचलन होने के नाते समाज से बाहर कर रखा है और अब मुझसे मदद मांगने आई हो। सरदार की पत्नी कहती है तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो एलिना कहती है अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। रही बात तुम्हारे पति की मौत की तो वो ट्रोल के हाथों नहीं मरेगा। ये जानकारी मिलने के बाद सरदार की पत्नी वापस लौट आती है। दूसरी ओर डेनमार्क के तट पर रुके ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स योद्धा लियो के नेतृत्व में नाव से आगे बढ़ते हैं और उस तट पर पहुंच जाते
जाते हैं जहाँ डेनमार्क के वाइकिंग्स का कबीला रहता है। उस तट की निगरानी कर रहा सरदार का एक घुड़सवार सैनिक जब उन लोगों को वहाँ देखता है तो वो उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, ये इलाका भी वाइकिंग्स का है, इसलिए अगर तुम लोग यहाँ लूट मार करने आए हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। इस पर लियो उससे कहता है, मैं मशहूर वाइकिंग योद्धा लियो हूँ। यात्रा के दौरान हम लोग कुछ दिन यहाँ रुककर आराम करना चाहते हैं और हमारा इरादा यहाँ लूट मार करने का नहीं है। ये सुनकर वो सैनिक कहता है, हमने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, चलिए मैं आप लोगों को अपने सरदार से मिलवाता हूँ। तो लियो और उसके वाइकिंग साथी सरदार से मिलने जाने लगते हैं। कबीले तक पहुंचने वाले रास्ते के आसपास ट्रोल द्वारा मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है, जहां डेनमार्क के वाइकिंग कबीले के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। एलिना भी इसमें शामिल होती है, पर वो बाकी लोगों से अलग हटकर खड़ी होती है। उसे देखकर लियो सिपाही से पूछता है, वो औरत कौन है और वो सबसे अलग क्यों खड़ी है? सैनिक कहता है, वो किसी की भी आने वाली मौत देख लेती है, पर बच्चलन होने के नाते उसे समाज से बाहर कर दिया गया है। यहाँ से आगे बढ़कर सैनिक सरदार को बुलाता है तो सरदार बाहर आकर लियो से कहता है, तुम बहुत छोटे थे जब मैं तुम्हारे पिता से मिला था, पर अब तो तुम बड़े और मशहूर हो चुके हो। लियो सहमति में सिर हिलाता है। और फिर रात होने पर सरदार लियो तथा उसके साथियों के लिए शराब खाने में एक शराब पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें सरदार की पत्नी सबको खुद शराब परोसती है। लियो उनसे पूछता है, आखिर यहाँ विधवा औरतें ज्यादा क्यों दिख रही हैं और मर्द बहुत कम क्यों? तो सरदार उसे ट्रोल द्वारा उन्हें मारे जाने की बात बताता है। इस घटना के बारे में जानकर लियो सरदार से कहता है, अगर वो ट्रोल हर रात यहाँ वाइकिंग मर्दों को मारने आता है तो अब से मैं और मेरे साथी योद्धा उसका यहाँ इंतजार करेंगे। कुछ देर शराब की पार्टी होने के बाद सरदार, उसकी पत्नी और बाकी के डेन लोग अपने घर चले जाते हैं, पर लियो तथा उसके साथी कुछ डेन लड़ाकों के साथ उसी शराब खाने में रुकते हैं। आधी रात के वक्त ट्रोल फिर से शराब खाने के बाहर आता है और बाहर बैठे एक पादरी को सूंघता है। फिर वो शराब खाने के दरवाजे पर जाकर वहाँ भी सूंघता है और ये जानने की कोशिश करता है कि क्या अंदर यहाँ के वाइकिंग्स योद्धा हैं या बाहरी लोग। पर जब उसे ये आभास होता है कि अंदर बाहर के वाइकिंग्स लोग हैं तो वो बंद दरवाजे पर पेशाब करने लगता है। ट्रोल की आहट से लियो और बाकी लोग हथियार लेकर चौकन्ने हो जाते हैं और दरवाजा खोलकर ट्रोल पर हमला करने के लिए शराब खाने से बाहर आ जाते हैं, पर तब तक ट्रोल वहां से जा चुका होता है। अगली सुबह सरदार लियो से कहता है, काफी हैरानी की बात है कि आज हमारा कोई आदमी नहीं मारा गया। लियो कहता है, हाँ, वो दरवाजे तक आया था और पेशाब करके भाग गया। इसके बाद लियो अपने और सरदार के कुछ आदमियों के साथ पहाड़ी पर ट्रोल को ढूंढने के लिए जाता है, पर ट्रोल उन्हें वहाँ नहीं मिलता, बल्कि ट्रोल तो वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक दूसरी पहाड़ी पर अपने पिता के गम में विलाप कर रहा होता है। इसके कुछ देर बाद लियो अकेले ही कबीले से बाहर पहाड़ी के पास रहने वाली लीना से मिलने जाता है और उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम मौत की भविष्यवाणी करती हो। लीना कहती है, हाँ, और मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मशहूर वाइकिंग योद्धा लियो हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? लियो कहता है, मुझे जानना है कि ट्रोल और वाइकिंग्स की लड़ाई में कितनी मौतें होंगी और क्या ट्रोल मारा जाएगा या नहीं, क्योंकि तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए जानना जरूरी है। लीना कहती है, मैं यहाँ की नहीं हूँ। जब मैं नाबालिग थी तभी सरदार का भतीजा मुझे वैश्या बनाकर यहाँ लाया था। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मैंने जो भविष्य देखा है उसके अनुसार ट्रोल मारा तो जाएगा, पर इसमें कई वाइकिंग्स लोगों की भी जान जाएगी और भयानक खून खराबा होगा। वैसे भी यहाँ के डेन लोग इसी लायक हैं। लियो पूछता है, ऐसा क्यों? तो लीना कहती है, उन्होंने ट्रोल के साथ जो किया उसकी सजा यही होनी चाहिए, इसलिए तुम इस मामले से दूर ही रहो। अब इससे पहले कि लियो उससे आगे कुछ बात कर पाता, उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, शाम होने वाली है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। तो लियो उनके साथ वापस कबीले में लौट जाता है और सरदार को अकेले में बुलाकर उनसे पूछता है कि क्या इस ट्रोल ने कभी किसी बच्चे, औरत या बुजुर्ग को मारा है? सरदार कहता है, नहीं, वो बस हमारे वाइकिंग्स मर्दों को मारता है। लियो कहता है, इसका मतलब वो बहुत समझदार और अच्छे आचरण वाला है। सरदार को उसकी ये बात बहुत अटपटी लगती है और वो लियो से कहता है, वो हमारे लोगों को मार रहा है और तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। लियो कहता है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, पर कोई तो वजह होगी कि वो सिर्फ यहाँ के वाइकिंग्स मर्दों को मार रहा है, यहाँ तक कि उसने हम पर और हमारे लोगों पर भी अब तक कोई हमला नहीं किया। इस पर सरदार उसे ज्यादा कुछ न बताकर बस इतना ही कहता है कि 20 साल पहले एक ट्रोल को मार दिया गया था, तब से यहाँ कोई ट्रोल नहीं दिखा। अब ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। वैसे अगर तुम इस ट्रोल से डरते हो तो मत लड़ो। हालांकि रात होने पर लियो अपने साथियों के साथ फिर से शराब खाने के अंदर बैठकर ट्रोल के वहां आने का इंतजार करने लगता है। इस बार भी ट्रोल शराब खाने के बाहर आता है, पर जब उसे उसके अंदर बाहरी लोगों के होने की गंध आती है तो फिर से वापस लौटने लगता है। इस दौरान उसकी आहट पाते ही लियो और उसके साथी बाहर आ जाते हैं। हालांकि ट्रोल उनके सामने ही छलांग मारकर वहां से भाग जाता है। इस तरह इस रात भी कोई वाइकिंग नहीं मारा जाता।
अगले दिन लियो फिर से लीना से मिलने जाता है और उससे कहता है मुझे बताओ कि ट्रोल को कैसे मारा जाए। लीना कहती है तुम अपने लोगों के साथ वापस क्यों नहीं लौट जाते। इस पर लियो कहता है यहाँ से जाने से पहले मुझे ये जानना है कि आखिर ट्रोल से यहाँ के लोगों को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। तो लीना उसे गुफा के अंदर ले जाती है और अपनी ज्योतिष वाली हड्डियां फेंककर आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगती है। इसी दौरान लियो को गुफा के बाहर ट्रोल की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो जल्दी से गुफा से बाहर जाता है, पर उसे देखकर ट्रोल फिर से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बार लियो घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा करता है। हालांकि लियो के उस तक पहुँचने से पहले ही वो ट्रोल पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर लियो उसे ललकारते हुए कहता है कि हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो, भागते क्यों हो। इस पर ट्रोल भी उसे अपनी भाषा में कुछ जवाब देता है। अब तक लीना भी वहाँ पहुँच चुकी होती है और वो ट्रोल की बातें समझकर लियो से कहती है कि ट्रोल कह रहा है उसकी लड़ाई तुमसे नहीं है, इसलिए तुम बीच में मत आओ। वो ये भी कह रहा है कि तुमने या तुम्हारे लोगों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए अब तक उसने तुम लोगों पर कोई हमला नहीं किया। ये सब सुनकर लियो काफी हैरान होता है और वापस लीना के साथ उसकी झोपड़ी पर चला आता है। वहाँ आकर वो उससे पूछता है आखिर वो यहाँ क्यों मंडरा रहा था। लीना कहती है सरदार का भतीजा मुझे वैश्या बनाकर लाया था, पर बिस्तर पर ही उसकी मौत हो गई तो यहाँ के लोगों को लगा कि वो मेरी वजह से मारा गया, इसलिए उन्होंने मुझे कबीले से बाहर कर दिया तो मैं यहाँ अकेले ही रहने लगी। पर कबीले के ज्यादातर मर्द अपनी हवस पूरी करने के लिए हर रात मेरी इज्जत लूटने आते थे, लेकिन जब से ट्रोल यहाँ मंडराने लगा तब से उनमें से किसी की भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं होती। अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं उसे मारने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वैसे भी उस बेचारे ट्रोल ने बहुत से दुख झेले हैं। ये सब जानने के बाद लियो सरदार के पास वापस आता है और उससे कहता है मैंने लीना के जरिए उस दैत्य से बात की है और उसका कहना है कि यहाँ के वाइकिंग्स ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, इसीलिए उन्हें मार रहा है। ये सुनकर सरदार घबरा जाता है और लियो से कहता है मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। फिर कुछ वक्त बीतता है और एक अपाहिज सैनिक पहाड़ी पर आकर लियो से कहता है मेरे पिता ने ट्रोल के बाप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसीलिए उस ट्रोल ने हमारे खानदान के सारे मर्दों को मार डाला। मैं उस ट्रोल का अड्डा जानता हूँ, आप लोग वहाँ चलकर उसे मार सकते हैं। उसकी बातें सुनकर लियो अपने साथी योद्धाओं के साथ नाव पर सवार होकर समुन्दर के किनारे उस पहाड़ी तक जाता है जिसके नीचे की गुफा में ट्रोल रहता है। अपाहिज के रास्ता बताने पर ये लोग नाव से उतरकर पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। वहाँ से ट्रोल की गुफा में जाने के लिए एक छेद दिखता है तो ये लोग रस्सी के जरिए उसकी गुफा के द्वार के सामने उतरते हैं। हालांकि कोई भी गुफा के अंदर नहीं जाता और ये लोग भी वहाँ पेशाब करके नाव के जरिए वापस लौटने लगते हैं। पर इस दौरान पानी के अंदर छिपा ट्रोल पेशाब करने वाले वाइकिंग योद्धा को हाथ बढ़ाकर मारने की कोशिश करता है, पर उसके साथी ट्रोल पर हमला करने लगते हैं, इसलिए ट्रोल पानी के अंदर ही अंदर वापस लौट जाता है। फिर ये लोग भी यहाँ से वापस शराब खाने में लौट आते हैं और रात भर ट्रोल के आने का इंतजार करते हैं। हालांकि ट्रोल अंदर नहीं जाता। इसके बाद सुबह जब लियो शराब खाने से बाहर निकलता है तो वो देखता है ट्रोल ने उस अपाहिज सैनिक को मार दिया था जो वाइकिंग्स को उनकी गुफा तक ले गया था। ये देखकर लियो अपने साथियों तथा डेन वाइकिंग्स के साथ दोबारा ट्रोल की गुफा में जाता है। इस बार ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ लियो का एक साथी ट्रोल के बाप की खोपड़ी को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और फिर उस पर पेशाब कर देता है। ट्रोल इस वक्त वहाँ नहीं होता, पर इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद जब वापस वो अपनी गुफा में लौटता है तो उसे अपने बाप की खोपड़ी टूटी हुई दिखती है। उसे सूंघकर वो ये जान जाता है कि कौन लोग यहाँ आए थे। इससे वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि उस खोपड़ी को देखकर ही वो बड़ा हुआ होता है। अब क्योंकि वो गुस्से से बहुत तिलमिलाया हुआ होता है, इसलिए आज की रात वो शराब खाने का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और लियो के साथी वाइकिंग्स को बुरी तरह मारने लगता है। तो सभी वाइकिंग्स एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि ट्रोल जिस भी वाइकिंग्स को पकड़ता है उसे बुरी तरह तोड़ मरोड़ देता है। इस लड़ाई के दौरान ही वो उस वाइकिंग को भी मार डालता है जिसने की उसके बाप की खोपड़ी तोड़ी थी। ट्रोल का ये विकराल रूप देखकर लियो भी उससे भिड़ जाता है। हालांकि वो ट्रोल के सामने कमजोर साबित होता है और ट्रोल उसे पटक देता है, पर इस सबके दौरान लियो उसके हाथ में लोहे की चेन का फंदा बांधने में कामयाब रहता है। ट्रोल का हाथ बन जाने की वजह से ट्रोल वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो छलांग लगाता है जंजीर से उसका हाथ बंधा होने की वजह से वो नीचे लटक जाता है। मौका देखकर बाकी के वाइकिंग्स भी उस पर तीर तान देते हैं। ट्रोल जानता था कि अगर वो यहाँ फंसा रहा तो ये लोग उसे मार डालेंगे, इसलिए जब वो जंजीर खोलने में नाकाम रहता है तो तलवार से अपने उस हाथ को काट लेता है और कूदकर वहां से भाग जाता है। वो बुरी तरह घायल होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है, इसलिए यहाँ से भागकर वो समुंदर में लेट जाता है।
सुबह होने पर वाइकिंग्स अपने मरे हुए साथियों का अंतिम संस्कार करते हैं। लियो सरदार से कहता है, तुमने मुझे ट्रोल की आधी कहानी ही बताई, पर अब तो ट्रोल मारा जा चुका है, तो कम से कम अब तो सच बता दो। सरदार कहता है, मैंने उसके बाप को मारा था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उसके जिस बच्चे को जिंदा छोड़ रहा हूँ वो आगे चलकर हमारे लिए ही खतरा बन जाएगा। तो लियो कहता है, और आपने उसके बाप को क्यों मारा, क्या किया था उसने? सरदार कहता है, कुछ नहीं, बस हम जहाँ मछली पकड़ा करते थे, एक दिन मैंने उसे वहाँ मछली पकड़ते हुए देखा, तो मुझे लगा कि वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए हमने उसे मार डाला। इस पर लियो कहता है, अपनी असुरक्षा की भावना के चलते तुमने एक निर्दोष को मार दिया, जिसका अंजाम यहाँ सबको भुगतना पड़ा। लेकिन ये ट्रोल तुम्हारे जैसा नहीं है, इसने किसी निर्दोष को नहीं मारा। ये सुनकर सरदार शर्मिंदा हो जाता है। फिर रात को ये लोग शराब पीते हुए ट्रोल का कटा हुआ हाथ सबको दिखाकर उसके मरने का जश्न मनाते हैं। इसके अगले दिन लियो गुफा में लीना से मिलने जाता है और उससे कहता है, जैसी कि तुमने भविष्यवाणी की थी, ट्रोल मारा गया। लीना कहती है, पर अभी तुम्हें और जख्मी होना है। तो लियो कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें उसके मरने का काफी गम है। लीना कहती है, हाँ, क्योंकि कुछ साल पहले एक रात वो मेरी गुफा में आया और उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद वो हर रोज यहाँ आने लगा, पर उसने दोबारा कभी मेरे साथ संबंध नहीं बनाया। लेकिन उसके यहाँ आने से वाइकिंग्स ने मुझे तंग करना छोड़ दिया। वो दिल का अच्छा था, पर उसे बचपन में सिर्फ दुख ही दुख मिला। लियो उसकी बातें गौर से सुन रहा होता है और क्योंकि लीना लियो को पसंद करने लगती है, इसलिए भावुक होकर वो उससे चिपक जाती है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। उधर आधी रात के बाद ट्रोल की माँ गुस्से में शराब खाने की ओर बढ़ती है। वहाँ पहले तो वो रास्ते में मिलने वाले पादरी को मारती है और फिर शराब खाने के अंदर जाकर खंभे से लटक रहे ट्रोल के कटे हुए हाथ को निकाल लेती है। ये देखकर वहाँ मौजूद लियो का एक वाइकिंग साथी उसे मारने की कोशिश करता है, पर गुस्से से तिलमिलाई वो ट्रोल उस वाइकिंग को मार डालती है। अगले सीन में लीना के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ की झोपड़ी में जाता है और वहाँ लियो के साथ सो रही अपनी माँ को जगाकर उससे कुछ बताता है। इसके दूसरे दिन वाइकिंग को उनके एक और योद्धा का कटा हुआ सिर समुद्र के किनारे एक डंडे पर लगा हुआ मिलता है। इससे लियो गुस्से से तिलमिला जाता है और उसे लगता है कि शायद ट्रोल अभी भी जिंदा है, इसलिए उसे मारने के लिए वो फिर से अपने कुछ साथियों के साथ ट्रोल के गुफा के अंदर जाता है। वहाँ झरने के पार उसे एक पत्थर पर पड़ी ट्रोल की लाश दिखती है, तो उसे लगता है कि शायद ये अभी सो रहा है। ये सोचकर वो उसके करीब जाता है, पर तभी ट्रोल की माँ वहाँ आकर उस पर हमला कर देती है और उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। बचने के लिए लियो एक पत्थर उठाकर उससे महिला ट्रोल के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। इससे तिलमिलाकर ट्रोल उसे दूर उछाल देती है। फिर इससे पहले कि वो खुद को संभालकर दोबारा लियो पर हमला करती, लियो तेजी से उठ खड़ा होता है और तलवार से जोरदार प्रहार करके उस महिला ट्रोल को भी मार डालता है। इसके बाद वो ट्रोल की लाश की ओर बढ़ता है तो लीना का बेटा उसके सामने तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर लियो इशारे से उससे पूछता है कि क्या वो ट्रोल तुम्हारा पिता है? बच्चा कहता है हाँ। ये जानकर लियो उसे जिंदा छोड़ देता है क्योंकि उसे ये समझ में आ जाता है कि ये बच्चा लीना और ट्रोल के बीच बने संबंध से पैदा हुआ है। फिर यहाँ से निकलकर लियो कबीले में जाता है और अपने साथियों का अंतिम संस्कार करवाता है। फिर वहाँ से वो वापस लीना की झोपड़ी के सामने आता है और वहाँ ट्रोल तथा उसकी माँ की भी पत्थर से एक कब्र बनाता है। लीना और उसका बेटा ये सब देख रहे होते हैं। लियो उनसे कहता है कि अगर यहाँ के लोगों को पता चला कि ये बच्चा तुम्हारा और उस ट्रोल का है तो ये लोग इसे और तुम्हें दोनों को मार देंगे। इस पर लीना कहती है, ये बात सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। अब क्योंकि लियो को यहाँ कोई काम नहीं होता, इसलिए अपने साथियों के साथ वापस ग्रीनलैंड लौट जाता है और इस तरह ये फैंटेसी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।